First time, I haven't felt bad looking at the fish in an aquarium because at least they are not going to die from plastics. पहली बार मुझे बुरा नहीं लगा मछली को देखना एक्वेरियम के अंदर, क्योंकि कम से कम वो प्लास्टिक से नहीं मरेंगी। ये है हाइट ऑफ पॉजिटिविटी ऑफ द राइटर सन इन द शैडो मोनिका चौधरी की। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिन इमोशंस में। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं वो बुक इंग्लिश में है। उसका नाम है सन इन द शैडोज। इसको लिखने वाली लड़की है मोनिका चौधरी। मोनिका चौधरी मेरी फ्रेंड है, मेरी कॉलेज मेट है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कॉलेज में कि वो लिखती हैं और इतना अच्छा लिखती हैं। ये और बात है कि जीवन की ट्रेजेडीज़ ने उनको एक कैंसर की डिजीज़ दी और उस कैंसर की डिसीज़ में जो उनकी लिखावट है वो और ज़्यादा प्रेरणादायक और ज़्यादा गहरी होती चली गई। इस बुक में, जैसा कि इस बुक का नाम भी है, अ डायरी ऑफ अनफिल्टर्ड इमोशंस। अनफिल्टर्ड इमोशंस यानी मोनिका जी ने जैसे उनके इमोशंस थे बिल्कुल उनको वैसा ही लिखा है, बिना उसमें कोई भी फिल्टर का इस्तेमाल किए। सन इन द शैडोज, वो खुद को ही सन की तरह देख रही हैं और जो उनकी डिजीज़ है, जो उनकी लाइफ के हर्डल्स हैं, जो उनकी लाइफ की समस्याएं हैं, एक के बाद एक आती गई और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उनको कैंसर 2 बार डिटेक्ट हो चुका है और अभी भी उनका ट्रीटमेंट चालू है। तो जो उनकी समस्याएं हैं उसको उन्होंने शायद शैडो कहा है और ख़ुद को उन्होंने सन कहा है, इसलिए बुक का नाम लिखा है सन इन द शैडोज। अनफिल्टर्ड इमोशंस, जैसा कि मोनिका ने कहा है, डायरी है भी वही, जो है उसे बिल्कुल वैसा ही लिख दिया गया है। अगर आपको कहानी चाहिए, मसाला चाहिए, तो ये किताब आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी लड़की की कहानी जानने में रुचि है जिसके चारों तरफ, जिसके साथ सब कुछ नकारात्मक घटित हो रहा है, जिसके सपने उसकी आंखों के सामने टूट रहे हैं, जिसका मन, जिसका शरीर, सब कुछ उसके सामने बिखर रहा है और उसके हाथों में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके वश के बाहर है, उसके बावजूद भी वो सकारात्मक है। उसे रोना आता था तो वो रो लेती थी, लेकिन रोती इस तरीके से थे कि इसी वजह से दोबारा रोना ना पड़े। जो अपने दुख से केवल ये सोचकर नज़रें फेर लेती थी कि उससे भी ज़्यादा दुखी कोई है, उससे भी ज़्यादा दयनीय स्थिति में कोई है। हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल, अपने ट्रीटमेंट के दौरान उसने जो भी महसूस किया, जो भी उसे रियलाइज़ हुआ ज़िंदगी के प्रति, शरीर के प्रति, इमोशंस के प्रति, वही भाव उसने लिखे हैं और इसी की ये बुक है, इसी के बारे में ये बुक है। लेकिन क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ और उसके कैलिबर को समझती हूँ, तो मुझे उससे और ज़्यादा उम्मीद थी। मैं चाहती थी कि वो और ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को लिखे। उम्मीद है स्वस्थ होकर दोबारा लिखेगी और डिटेल में लिखेगी। सन इन द शैडोज नकारात्मक सफ़र की सकारात्मक कहानी है। जब आपको बुरे और कम बुरे में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? छोटे छोटे लम्हों की खुशी, जिन्हें आप आम जीवन में बोरिंग होना कहते हैं। मोनिका से पूछिए वो कितनी खास है। मैंने भी पहले कहा है और कहीं लिखा है, एक आम सा दिखने वाला साधारण सा दिन भी विशेष होता है बिना कुछ विशेष घटे। ये मोनिका की बुक को पढ़ के और ज़्यादा समझ में आता है, छोटे छोटे लम्हों की महत्व, छोटे छोटे लम्हों की अहमियत। ये बात लेखिका के प्रथम भाव से ही समझ आती है, जब वो कहती है जब आप हॉस्पिटल में हैं तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप जीवित हैं या मृत हैं, आपके पास क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है। समाज ने लेखिका को कष्ट दिया है और बिल्कुल उम्मीद के अनुरूप ही व्यवहार किया है। लेखिका खुश है तो उन्हें लगता है कि इसको तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है। तुम्हारी तकलीफ़ तो कम है। तो लेखिका कहना चाहती है कि मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं खुश हूँ, मजबूत दिख रही हूँ, तो ये मेरी कोशिश है। इसका ये अर्थ नहीं है कि मुझे तकलीफ़ कम है। मेरे आसपास के लोग, मेरे अपने, जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे साथ जाग रहे हैं, मेरे साथ सो रहे हैं,
दिन रात मेरे लिए एक कर रहे हैं, मैं उनकी खुशी के लिए खुश हूँ, लेकिन ये बात समाज समझने को तैयार नहीं है। लेखिका कहती है कि मुझे मृत्यु ने कभी नहीं डराया, मृत्यु से मैं कभी नहीं हारी, लेकिन जो सहना पड़ेगा, जो सहना पड़ा है और दोबारा फिर वही सहना पड़ेगा, वही कष्ट, वही हॉस्पिटल विजिट्स, वही डॉक्टर्स, वही दवाइयाँ, उससे लेखिका को डर जरूर लगा। लेकिन क्या हो जब आपके पास सकारात्मक सोच का कोई विकल्प ही ना हो, जब आपके पास जीने का सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी सकारात्मक सोच ही हो। लेखिका कहती हैं कि लिखना ज़रूरी था जिंदा रहने के लिए, और शायद लिखना इसलिए भी ज़रूरी था कि जो और लोग इस कष्ट से गुजर रहे हैं वो भी जिंदा रह सकें। तो इसके लिए लेखिका का बहुत बहुत आभार है। कई बार ऐसा हुआ कि लेखिका खुद के लिए खड़ी नहीं हुई, लेकिन अपनों के लिए खड़ी। लेखिका को कोलोस्टोमी कैंसर है। कोलोस्टोमी कैंसर आप गूगल पर सर्च कीजिए, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेखिका के इंटरव्यूज़ का डिफरेंट चैनल्स के साथ आपको लिंक शेयर करूँगी, तो आप उससे उनकी जर्नी पूरी की पूरी समझ सकते हैं उन्हीं के जुबान। कोलोस्टोमी कैंसर से बाहर आना और खुश रहना, लोगों को ये हजम ही नहीं हुआ। इतनी खुश कैसे रह सकती है, पता नहीं हम कैसा समाज का निर्माण। अगर लेखिका अच्छा दिखती हैं, स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं, खुश रहती हैं, तो सब घूरते हैं कि शायद इसको उतनी तकलीफ नहीं हुई होगी। ये बात लेखिका को बार बार तकलीफ देती है और ये बात उनकी बुक से साफ जाहिर है। कई लोग तो ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि अच्छा ठीक हो गई, यानी अंत सकारात्मक हो गया, तो बात ज़्यादा प्रेरणादायक नहीं है। क्यों हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं? कैसा है अपना ये समाज कि अगर अंत दुखद नहीं है तो अच्छा नहीं है। जानते हैं ना कि मृत्यु से बुरा क्या है? उम्मीद का मरना। लेखिका कहती है कि जब उन्हें कैंसर के बारे में पता चला तो लोगों ने उनके सामने कैंसर की स्टोरीज सुनाई, मरने की स्टोरीज सुनाई। किसी ने कहा अरे वो लोग तो एक्सीडेंट में 5-5 मिनट में मर जाते हैं, तुम तो तभी पता है कि बीमार हो। कौन सा समाज है ये, और कहाँ हैं ये लोग, कौन हैं, और हम क्यों इन लोगों से इतना वास्ता भी रख रहे हैं जो हमारे सुख दुख के भी साथी नहीं हैं। बहुत तकलीफ हुई ये बात पढ़कर मुझे, और मैं जानती हूँ कि ऐसे लोग हैं, मेरे भी आसपास हैं। कैंसर जब दोबारा लौट कर आया तो लेखिका हार गई। कहती हैं कि ठीक है एक बार हो गया, लेकिन फिर से वही सब सहना पड़ेगा। सारी सकारात्मकता आंसुओं में धुल गई, लेकिन उठना जरूरी था। वही बात है कि जब आपके पास कोई विकल्प। मोनिका जी प्रकृति प्रेमी है, और इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें प्रकृति ने बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दी, बहुत हंसी। अपने हॉस्पिटल के दिनों को याद करते हुए लेखिका लिखती हैं कि सबसे बुरा था सहारे के बिना उठ भी ना पाना। आपको पानी भी पीना है तो भी आपको किसी से मांगना पड़ेगा, ये सबसे बुरा है। और ये चीज़ मैं इसके साथ बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ। हमको छोटी से छोटी भी समस्या हो जाती है और हमारे ही सामने हमारे सारे काम कोई और करता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप ये जो अक्षमता महसूस करते हैं ये सबसे बुरी होती है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझ सकती हूँ। बार बार पीने के लिए पानी भी हॉस्पिटल स्टाफ से मांगना मोनिका जी को बड़ा ही असहज करता था। वो कहती हैं कि असहाय हो जाना शायद कैंसर से भी बुरा था। डॉक्टर्स ने सलाह दी कि मोनिका जी आप डिप्रेशन में मत जाइए, आप ज़्यादा सोच नहीं सकती हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती हैं नकारात्मक सोचना। आपके दिमाग में कुछ भी बात आती है तो आप कहिए, किसी से भी कहिए, लेकिन किससे कहे? क्या हमारा भारतीय समाज यहाँ की परेशानी सुनना सिखाता है, समझना सिखाता है? और अगर जो मेरे अपने हैं, जो मोनिका जी कहती हैं कि जो मेरे अपने हैं उनको मैं कैसे कह सकती हूँ, वो पहले ही दिन रात एक किए हुए हैं, वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और हमारी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम अपनी वजह से अपनों को परेशान होते नहीं देखना चाहते हैं। कैंसर उनके हाथों में नहीं था, लेकिन अपनी सोच को, अपने डिप्रेशन को उन तक ना पहुंचाना तो उनके हाथों में था ही। लेखिका जी कहती हैं जीवन कभी न्याय नहीं करता, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन जब हॉस्पिटल में बुज़ुर्गों को देखती हूँ जिन्हें रिटायरमेंट की शायद कहीं ज़िंदगी आराम से गुजारनी चाहिए,
5 साल से छोटे बच्चे जिन्हें शायद ये भी नहीं पता है कि किस करवट सोना चाहिए, कीमो के बाद कैसा असर होता है, उन बच्चों की हालत जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जीवन तो न्याय करता ही नहीं है, मृत्यु भी न्याय नहीं करती। कम से कम मृत्यु तो न्याय करे। नारीवाद पर बहुत ही खूबसूरत बात लिखती है मोनिका जी। कहती हैं कि हमने अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बना दिया है, हम उनका करियर बना रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उन्हें पैसों के लिए अपने पिता पुत्र की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं रही है। लेकिन हम अपने बेटों को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना रहे हैं? हम क्यों नहीं सोच रहे कि बेटे जो हैं खाने के लिए, पीने के लिए, अच्छे भरपेट भोजन के लिए अपनी पत्नी पर या अपनी माँ पर निर्भर ना रहें? हम उन्हें घर के कार्य क्यों नहीं सिखा रहे हैं? बहुत ही अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है। मोनिका जी के लिए विश्वास ही एकमात्र सहारा था जो बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा था। बहुत ही मार्मिक सी बात लिखती हैं। वो बच्चा गोद लेना चाहती थी हमेशा से ही, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि माँ ही नहीं बनना चाहती थी। कोलोस्टोमी कैंसर के बाद उनकी माँ बनने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई और ये लेखिका के लिए बड़ा ही दुखदायी रहा। बस इससे आगे तो क्या ही कहूँ। अपने अनुभवों से कहती हैं कि मैंने तो यही सीखा है कि जो है, आज में जियो, खुश रहो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो, कोई भी काम कल पर मत छोड़ो। दो इंसान अलग परिवेश में बड़े होते हैं, अलग परवरिश होती है, अलग समाज होता है, तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंसान कोई और तुम्हारी खुशियों का ध्यान रख सकता है? तुम्हें अपनी खुशियों का ध्यान खुद ही रखना होगा। रिश्तों के बारे में मोनिका जी कहती हैं कि जीवन की 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी जब हम एक दूसरे से उम्मीद लगाना बंद कर देंगे। समस्या इंसान में नहीं है, समस्या हमारी उम्मीद में है जो हम किसी और से रखते हैं। स्वयं को खोकर किसी को क्या ही पाएंगे। हॉस्पिटल के बारे में बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी है कि हॉस्पिटल एक डीएनए वाला परिवार नहीं होता है, एक ब्लड रिलेशन वाला परिवार नहीं होता है, लेकिन ऐसा परिवार होता है जिसके दुख समान है, जिसकी पीड़ा समान है, जिसका विश्वास समान है, जिसका दर्द समान है, जिसका संघर्ष समान है। ऐसा परिवार होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एक ऐसा परिवार है जिसका भगवान डॉक्टर होता है और डॉक्टर डेली हर रोज़ मृत्यु को देखता है। तो जब आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं पर उससे 1000 सवाल करते हैं तो वो चिढ़ जाता है, क्योंकि वो उससे बड़ी बड़ी समस्याएं देखकर आया हुआ होता है। और आपको लगता है कि डॉक्टर खड़ूस है। नहीं, वो खड़ूस नहीं है, वो भी इंसान है, बस यही बात है। अंत में लेखिका कहती है कि अपनों के छोटे छोटे प्रयासों से ही वे उठ खड़ी हुई है। जब भी लगता था कि और बुरा हो चुका है, इससे बुरा और क्या होगा, तो लेखिका सोचती थी कि शायद ईश्वर उसके थ्रू कुछ और कहना चाह रहे हैं, कोई और प्रेरणादायक कहानी लिखना चाह रहे हैं या किसी और की मदद करना चाह रहे हैं। खुश रहने का मंत्र लेखिका जी देती हैं अच्छा खाना, ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच। कहती हैं मुश्किल थी तो विश्वास था कि अपने साथ खड़े हैं, शंका थी तो खुशी भी थी कि ठीक हो जाऊंगी, अनिश्चितता थी तो उम्मीद भी थी। मोनिका जी 2 बार कैंसर से उबर चुकी हैं। अभी उनका जो दूसरी बार कैंसर डिटेक्ट हुआ है उसका ट्रीटमेंट लगभग पूरा हो गया है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो आके हमारे चैनल पे कभी इंटरव्यू दें और जितने भी और कैंसर पेशेंट्स हैं या बड़ी बड़ी बीमारी से या और भी किसी संघर्ष से, समस्या से जूझ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करें। उनकी कहानी से किसी को प्रेरणा मिलेगी तो उनका जो इतना सहना है वो सफल हो जाएगा। शायद उनके दुख का तो हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन वो दुख किसी के लिए प्रेरणा बने तो शायद उनकी किताब को पढ़कर, इतना तो मैं उन्हें समझ ही गई हूँ, शायद उन्हें अच्छा महसूस होगा। तो जैसे ही वो पूरी तरह से स्वस्थ होती हैं और समय निकाल पाती हैं तो हम उनके इंटरव्यू के साथ ज़रूर आपके सामने आएंगे। में स्टेज 4 कोलोरेक्टल कैंसर डिटेक्ट होने के बाद ये डिटेक्शन ही हम लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग। एक्चुअली रेडिएशन से मेरी ओवरीज डैमेज हो गई तो आई कांट बी मदर नाउ। में रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी थे। आई वॉज डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रही हूँ किताब का, ज़रूर ख़रीदें और ज़रूर पढ़ें।
आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि जो आप छोटी छोटी उलझनों में उलझे हुए हैं वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। असल में वो मोमेंट है जिन्हें आप जी सकते हो। आप बुक खरीदें, पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड करें। इसकी 2 वजह है। पहली, ये आपके लिए लाभदायी होगा। दूसरी, इस बुक का 50% जो पैसा है वो कैंसर पेशेंट्स की डाइट पे जाएगा। उनको अच्छे खाने के लिए हॉस्पिटल में ये लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप बुक खरीदते हैं तो आप मोनिका जी की नहीं, कैंसर पेशेंट्स की भी मदद करते हैं। उम्मीद है आज की बुक की समीक्षा बुक आपको अच्छी लगी होगी। नई राइटर है, नई बुक है, आपके सपोर्ट की पहले से कुछ ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और टॉपिक के साथ, किसी और बुक के साथ। धन्यवाद।